स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको धातु और अधातु का पार्ट 4 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें कि बेसिकली हम पढ़ेंगे मेटलर्जी यानी धातु कर्म के बारे में। देखिए ये टॉपिक थोड़ा अलग है, लेकिन प्रीवियस ईयर एग्जाम में से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। अगर आपके पास यूथ पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर बुक है तो आप उठाइए, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन पूछा और अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ये वाला तो बच्चा कोई बना देगा जिसमें अयस्क के बारे में पूछा जाता है, लेकिन जो हम यहाँ लिखे हैं ये सारा मेथड और इसके बाद जो पढ़ाएंगे उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। वीडियो में आपको बने रहना है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक मैंने 3 पार्ट इसका अपलोड कर दिया है। अगर आप ये 4th देख रहे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 से देखिए। और हम कहेंगे कि हमने एटम और मॉलिक्यूल का बहुत सारा वीडियो बना कर डाला है चैप्टर वाइज, पहले वो आप देख लीजिए। फिर केमिस्ट्री का कोई भी सवाल आप सेकंडों में कर सकते हैं बिना रटे, ये गारंटी है मेरा। आज के बाद भी ये सवाल को आप बिना रटे कर पाएंगे, इस बात का हम गारंटी लेते हैं। ठीक, देखिए करना कुछ नहीं है, बने रहिए वीडियो में, लाइक बस कर दीजिएगा। बात करें धातु क्रम यानी ये मेटलर्जी है क्या, तो आपको पता है कि कोई मेटल है ना इस तरह नहीं अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि मेटल कहीं पाए जाते हैं, कहीं पेड़ पे उगते हैं, ऐसा है नहीं। मैक्सिमम मेटल कहाँ मिलते हैं, तो अर्थ जो है धरती के किसके क्रस्ट में, तो धरती के क्रस्ट में मिलते हैं। बताइए वो 200-300 फीट के गहराई में मिल रहा है मेटल, वहाँ से निकाला जाता है। तो आप मान लीजिए आपको ये निकालने का जो प्रोसेस है ना, आपने मेटल वहाँ से निकाल के उसके बाद से मेटल तो शुद्ध होगा नहीं। आज वो लाखों साल, कितना हज़ार सालों से इतना टेम्परेचर प्रेशर झेल रहा है, तो वो मेटल क्या करता है ना, किसी ने उसमें कोई कचरा, मिट्टी, सिलिका, बालू, कंकड़ ये सब लगा रहेगा, वो मेटल क्या करेगा, किसी से रिएक्ट कर लेगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, यानी किसी न किसी से रिएक्ट करके कुछ और बन के बैठा होगा। ये नहीं कि सोडियम आप नीचे से गए सोडियम निकाल के ला दें, गए लोहा निकाल के ला दिए, ऐसा नहीं हो सकता। लोहा किसी और से रिएक्शन करके उसमें क्या किया होगा, बैठा होगा, यानी वो शुद्ध फॉर्म में नहीं होते हैं। तो बात करें ये जितना प्रोसेस है निकालने का, यानी ये क्या है, एक प्रोसेस है शुद्ध धातु प्राप्त करने का। जितना प्रोसेस आप गुजरेगा सब मेटलर्जी कहलाते हैं। तो अयस्कों का अब हम आपको फर्स्ट पहले बता दें कि खनिज क्या होता है। मान लीजिए आप गए धरती के नीचे, ठीक, आपको लाना है भाई उसमें से। तो आपने देखा कि बहुत सारे, मान लीजिए आप गए एल्युमिनियम धातु के लिए, आपने देखा कि बहुत सारा पत्थर है। एक ये है एल्युमिनियम का, एक है, मान लीजिए 3 तरह का आपने पत्थर देखा। तीनों में क्या है, पत्थर करने का मतलब अयस्क, जिसमें उस फॉर्मेट में क्या था, एल्युमिनियम था। तो आपने 3 देखा, तीनों का आप निकाल के लाए, अलग अलग चीज़ें, तीनों में एल्युमिनियम है। तो आप लाएंगे तो इसमें धूल कंकड़ है, बहुत सारा चीज़ से मिला हुआ है। मान लीजिए शुद्ध करना पड़ेगा, तो शुद्ध करने में इसको लगा 20 रुपया। इस वाले जो ये वाला लाए थे आप, इसको लगा 50 रुपया और इसको लगा 100 रुपया। सबसे एक केजी हम निकाले थे, इसमें 20 रुपये में 1 केजी निकल गया। तो खनिज वो होते हैं ना कि वो यौगिक या मतलब वो कंपाउंड या तत्व जिससे हम धातु को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वैसे कंपाउंड जिससे हम धातु को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, आपको खनिज कहलाते हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इसमें 20 रुपया खर्चा, उसमें 50 रुपये, उसमें 100 रुपया। तो आसान सबसे किस में आपके लिए कौन फायदेमंद है, तो ये वाला, ये पत्थर से जो निकला है ना एल्युमिनियम, ये सबसे अच्छा है। आप आगे से जाइएगा तो ये वाला पत्थर उठा के लाइएगा। तो अब ये जो स्पेशल है ना, अब इसको हम कहेंगे अयस्क। ये खनिज नहीं, अब ये क्या है, अयस्क है। अयस्क को हिंदी में ओर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओर्स। ये ओर्स है, और इसको मिनरल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्त, मिनरल कहते हैं, मिनरल। तो यही होता है कि खनिज सब है जिससे हम थोड़ा बोड़ा प्राप्त कर सकते हैं धातु, वो सब क्या है, खनिज है। लेकिन अयस्क नहीं। अयस्क वो है ना जिसका इकोनॉमिकल वैल्यू क्या रहे, मतलब हमें ज़्यादा कम पैसा में ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्राप्त हो, धातु प्राप्त हो जाए, वो हमारा ओर्स कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये सब खनिज है, लेकिन सबको अयस्क नहीं कहेंगे, एक ही अयस्क हुआ, ओर्स हुआ। तो यहाँ से एक बात पूछता है, क्या पूछता है कि जितने भी सभी खनिज अयस्क होते हैं, अयस्क होते हैं, ये बात क्या है, सही है। सभी खनिज क्या है, अयस्क है। अरे यार गलती सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, अयस्क नहीं होते। देखिए ये सबको खनिज बोलेंगे क्योंकि सबसे मेटल निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसानी से कम खर्चा करके किससे निकला, तो इससे निकला, तो इसको अयस्क बोलते हैं। यानी अयस्क एक है लेकिन खनिज सब है। तो सभी, देखिए जितने भी खनिज है ना अयस्क नहीं होंगे, लेकिन सभी अयस्क क्या होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, खनिज होते हैं। मान लीजिए 3 लड़का है, एक का किसी का शादी करा दिया आप, मान लीजिए कुछ देर के लिए एक का किसी शादी करा दिया। अच्छा, एक पापा बन गया, 3 लड़का एक पापा बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने पापा है सब लड़के होते हैं, लेकिन सभी लड़का पापा थोड़ी होते हैं। वही चीज़ है, जितने भी सभी अयस्क खनिज हो जाएंगे, क्योंकि अयस्क का कंफर्म खनिज होगा, लेकिन सभी खनिज है लेकिन अयस्क नहीं। तो ये बात पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम बता रहे हैं। अब बात है कि जो अशुद्धि था, मान लीजिए आप उतना नीचे गए, आपने देखा उसमें बहुत सारा धूल कंकड़, बालू, माइका, ये सब चीज़ उसमें लगा हुआ है, ये धूल कंकड़। तो इस पता है ये धूल कंकड़ सबको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गैंग। याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, गैंग कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स भी कहा जाता है, GANGU।
या मैट्रिक्स कहते हैं। तो पूछता है व्हाट इज गैंग, गैंग क्या होता है। तो जो अयस्कों में प्राप्त, अयस्क में, अब अयस्क कहेंगे तो समझ रहे हैं ना, जिससे हम मेटल प्राप्त कर सके। अयस्कों में जो अशुद्धि होती है, क्योंकि आप वहाँ से पत्थर उठाइएगा तो उसमें धूल कंकड़ मिट्टी बालू ये सब लगा होगा, उसको हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, यानी अयस्क कहते हैं, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। अब मान लीजिए वो धूल कंकड़ आपने लाया, अब वो धूल कंकड़ वो सब हटाने का जो प्रोसेस है ना, उसको हम कहते हैं अयस्कों का सांद्रण। क्या कहते हैं, अयस्कों का सांद्रण। तो अयस्कों का सांद्रण का, अच्छा कुछ अयस्क के बारे में पढ़ना है। पूछता है कि किसका कौन अयस्क, आप सुने होंगे कि एल्युमिनियम का कौन अयस्क है, बक्साइट है, आपका लोहा का कौन हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है। तो ये सब जो है ना अयस्क कुछ है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा है, खास करके रेलवे को, वही हमको क्या करना, ध्यान रखना। वो हमने यहाँ लिख दिया, देखिए क्या क्या। फर्स्ट हमने लिखा है सोडियम का बोरेक्स। देखो वैसे सोडियम तो सोडियम क्लोराइड से मिलता है, बहुत से मिलता है, लेकिन बोरेक्स में सोडियम होता है। आप एक बात सुनेंगे, बोरेक्स को क्या कहा जाता है, सुहागा कहा जाता है। अच्छा एक कहावत ध्यान पाया, सोने पे सुहागा, इसका मतलब जानते हैं, सोने पे सुहागा का मतलब क्या होता है। देखिए सुहागा ऐसा है ना, ये बोरेक्स कि सोना कुछ चमकाने के लिए अगर डाल दिया जाता है, सोना तो क्या होता है, चमकने लगता है, इसलिए कहा जाता है। मान लीजिए आपको सोना मिला, साथ में सुहागा भी मिल गया, तो सुहागा से चमका दीजिएगा, नहीं और बढ़िया होगा। कोई चीज़ बढ़िया बात हुआ, सोना मिला बढ़िया बात हुआ, सुहागा मिल गया और बढ़िया बात हुआ। तो कोई अच्छा काम होता है तो बोला जाता है सोने पे सुहागा। खैर एक्स्ट्रा फालतू ज्ञान था। मैग्नीशियम का ऑक्साइड का पूछे तो क्या कहा जाता है, तो देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, डोलोमाइट कार्नेलाइट। याद रखिए, जितना लिखा है ना याद रखिएगा, ये प्रीवियस से पूछे हुए हैं, यही पूछता है, इसमें क्या कन्फ्यूजन है। बाकी आसान आसान वाला नहीं लिखा है जो सेम नाम से होता है। अब ये डोलोमाइट याद रखना है, कार्नेलाइट याद रखना है, किसका, मैग्नीशियम का, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, डोलोमाइट कार्नेलाइट। एल्युमिनियम का बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, ये क्रायोलाइट पूछा है, बॉक्साइट भी पूछा, आप जानते होंगे बॉक्साइट होता है। अच्छा बॉक्साइट का फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, Al2O3, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O, याद रख सकते हैं Al2O3 2H2O। कॉपर का होता है आपका मैकेलाइट हो गया, चेल्कोपायराइट, ये चेल्कोपायराइट पूछा है, ये दोनों पूछा हुआ है, मैकेलाइट और चेल्कोपायराइट कॉपर में, प्रीवियस ईयर में ही पूछा है। तो आपको याद रखना है, मेल्के जो आपका काइट होता है और चेल्कोपायराइट होता है, वो किसका होता है, कॉपर का होता है। पीबी किसका होता है, गलेना का होता है, याद रखिएगा, ये गलेना का पूछता है, पीबीएस होता है, पीबीएस। जिंक ब्लेड किसका होता है, तो जिंक का होता है, ये नाम से क्लियर है, जिंक सल्फाइड है ये। सिनेबार किसका होता है, इसके HGS बोलते हैं। उस तरह हेमेटाइट का होता है, हेमेटाइट का भी याद रखिएगा, Fe2O3, और मैग्नेटाइट का होता है Fe2O4, याद रखिएगा। कैल्वेराइट किसका होता है भाई, सोना का होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, अयस्क का नाम है, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, वो धातु को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फटफट अयस्क के सांद्रण, मतलब ये जो कचरा उचड़ा था इसको किस मेथड से हम हटाएं। ये प्रीवियस ईयर पूछा इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, वैसे ही तो पढ़ना है मतलब हाई क्लास में अच्छे से, लेकिन हम वहाँ डिटेल नहीं जाएंगे उतने, क्योंकि एकेडमिक की पढ़ाई हो नहीं रहा। चुंबकीय विधि, तो देखिए मान लीजिए क्या होता है ना, देखिए दो बेल्ट यहाँ लगाया जाता है, ये हम मिटा के बता रहे हैं आपको। चुंबकीय विधि से पता है, छोड़िए क्या है इसका प्रोसेस पता है, प्रोसेस आपसे कभी नहीं पूछेगा, एकेडमी का पढ़ाया जाता है ना 11 12 या 9 10 के बच्चों को, तब वो चीज़ समझाया जाता है। चुंबकीय विधि में उस हम एलिमेंट को करेंगे ना, फेरस कोबाल्ट निकल, मतलब जो क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होता है, मतलब उनका मैग्नेट की तरफ क्या होता है, थोड़ा रुझान ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए इसमें हम उसको चूड़ बना दिए, चूड़ बना के मैग्नेट से गिराएं, तो जितना लोहा वाला चीज़ होगा मैग्नेट में चिपक जाएगा, धूल कण क्या होगा, गिर जाएगा। तो इसमें याद रखिए चुंबकीय विधि से किसको अलग करते हैं, फेरस कोबाल्ट निकल को। आपको यही चीज़ याद रखना, अगर पूछ देगा तो यही पूछेगा, फेरस कोबाल्ट निकल। द्रव चालित होना, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा प्रेशर से उसको पीस दिए, जो लाया था पत्थर उसको पीस दिया आपने, और हाई प्रेशर से उसको धो रहे थे, जितने भी धूल कंकड़ ये सब क्या होंगे, हट जाएंगे। तो जो भारी कण है ना, इसलिए इसका किया जाता है भारी कण, खास करके SN और PB का इसमें किया जाता है। वो धातु जो क्या होता है बहुत ही हेवी होता है, उसका किया, हल्का कीजिएगा तो पता चला धूल करके साथ वो भी उधिया के चल जाएगा, समझ रहे हैं ना। फेन प्लावन विधि, सबसे इंपॉर्टेंट कोई है ना दोस्त, फेन प्लावन विधि है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। देखिए क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा है, ये जो मेथड होता है ना, इसमें हम थोड़ा डिटेल से बताएंगे, क्योंकि डिटेल से क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या किया जाता है कि एक डब्बा लिया जाता है, उसमें ऑयल डाल दिया जाता है, ऑयल डाल दिया जाता है, पानी और ऑयल डाल जाता है। देखिए पानी के साथ क्या डाला जाता है, ऑयल, और ऑयल पता है क्या होता है, चीड़ का तेल, पाइन का ना चल रहा है, चीड़ का तेल, याद रखिएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो जो आपका फेन फ्लावन विधि है, उसमें जो द्रव डाला जाता है, जिसमें मतलब डाला जाता है, लिक्विड होता है, उस लिक्विड में क्या होता है, तो पानी होता है और चीड़ का तेल होता है। एक्चुअल में क्या किया जाता है, पानी और आपका तेल डाल दिया जाता है, तेल ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा, तरता ही आप जानते होंगे। इसमें उसका चूर्ण बना के डाला जाता है, फिर मतलब जो आपका अयस्क उसका चूर्ण इसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद से इसमें हवा से प्रेशर किया जाता है, क्या होता है, फेन बन के अयस्क जो है आपके धातु वो ऊपर आ जाता है, और गंदगी मिट्टी क्या होता है नीचे बैठ जाता है। फिर इसको कांच का अलग कर लिया जाता है, फिर सुखा लिया जाता है। तो ये चीज़ है, आपको अब ध्यान रखना है कि इसमें किसका किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सल्फाइड अयस्क का, सल्फाइड अयस्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर कि किसका फेन फ्लावन विधि से सांद्रण किया जाता है, कॉन्संट्रेशन किया जाता है धूल कण को, तो सल्फाइड अयस्क का।
कौन विधि? फेनफ्लावर विधि। अच्छा, जो तेल के साथ हम उसमें जो द्रव यूज करते हैं उसमें कौन तेल डालते हैं? चीड़ का तेल। प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन पूछा है इससे। अब इसमें कौन आ जाएगा? देखिए सल्फाइड किसमें किस होता है? मेन होता है गलेना में, पीबी में, जेड में, एचजी में। तो कल को ऐसा पूछ दे कि निम्न में से किस धातु का जो सांद्रण है ना फेनफ्लावर विधि से याद किया जाता है, तो क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा बनेगा। तो ये बनेगा, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि गलेना पीबीएस में भी क्या है? सल्फाइड है। जिंक प्लेट में भी सल्फाइड है। सिनेबार में भी क्या है? सल्फाइड है। तो ये तीनों किस मेथड से होंगे? फेनफ्लावर मेथड से होंगे। अब गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, तो इसमें भी भारी का किया जाता है। देखिए क्या नहीं, ऐसा बना दिया जाता है, ऐसे ढाल जैसा, यहाँ थोड़ा सा ग्रुप ये बना दिया जाता है। यहाँ से क्या होता है? वो गिराया जाता है पीस के पानी के साथ, तो भारी चीज़ यहाँ अड़ जाएगा, सब मिट्टिया दह के चल जाएगा। भारी चीज़ अड़ जाएगा, मिट्टिया दह के चल जाएगा। तो ये कुछ नहीं, इसमें भारी तत्वों का करता है। सबसे इंपॉर्टेंट कोई है, ये पूछा कि इसमें ये है फेनफ्लावर विधि, इसलिए हमने चारों बता दिए। और भी होते हैं लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अब मेन है ना सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई हमने क्या किया, वहाँ से अयस्क ढूंढ लिए, अयस्क को हमने धो धा के साफ कर लिया। अब धोने होने के बाद भी तो बचा है ना, ये पीबीएस है, जिंक सल्फाइड, अभी तो इससे कचरा ढोए हैं। चारों मेथड से क्या ढुलाया है? कचरा। अभी पीबीएस से पीबी अलग थोड़ी हुआ है, नहीं हुआ। Al2O3 से Al अलग थोड़ी हुआ, नहीं ना हुआ। अब इसको कैसे करें? तो इसी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट अब अभी हम ये मिटा कर फिर वो बताते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो अयस्क का सांद्रण हमने कर दिया कॉन्सेंट्रेशन, उनसे हम कैसे धातु को प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज लिख दिया, ठीक। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अयस्कों का सांद्रण कर सकते, मतलब सांद्रण नहीं, उनसे हम कैसे धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, तो ये जो अगर रिएक्टिविटी सीरीज को देखा जाए ना, तो इसमें 3 तरह के आते हैं। 3 पार्ट में हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आपका जो हो गया एल्युमिनियम तक का, जो है ना आपका कैल्शियम से लेकर एल्युमिनियम तक का, इसको कहते हैं हम हाई रिएक्टिव, यानी उच्च रिएक्टिव। क्या कहते हैं? हाई रिएक्टिव है, ये उच्च रिएक्टिव है। और आपका जिंक से लेकर पीबी तक जो आता है, इसको कहते हैं मध्यम रिएक्टिव, यानी मीडियम रिएक्टिव है। क्या है ये? मध्यम रिएक्टिव यानी मीडियम रिएक्टिव है। और इन दोनों को कहते हैं हम कॉपर और एचजी को लो रिएक्टिव। क्या है? लो रिएक्टिव। खास अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये AgAuPt ये क्या होते हैं ना, ये ना के बराबर ऑक्साइड यौगिक के फॉर्म में पाए जाते हैं, इनका अयस्क नहीं होता। ये धातु आपको पूछता है क्वेश्चन कि कौन से प्रकृति में जो होता है प्योर फॉर्म में उपयोग है, मतलब सॉरी प्योर फॉर्म में पाया जाता है, यानी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो वो कौन है? Ag है, Au है, Pt यानी प्लेटिनम है, सोना है और चांदी है। ये किसी रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि क्या होता है, बहुत ही लो रिएक्टिव होते हैं। तो इसका बात ही छोड़िए, ये आ गया। हमने 3 भाग में बांटा। एल्युमिनियम तक हाई रिएक्टिव है, जिंक से लेकर पीबी तक आपका मीडियम हो गया, और कॉपर और Ag क्या हो गया? लो रिएक्टिव हो गया। तो देखिए फर्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हाई रिएक्टिव होते हैं ना, उच्च अभिक्रियाशील धातु, इनका हम पता है कैसे प्राप्त करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। घुलित अवस्था में लिख देते हैं, घुलित अवस्था में इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत अपघटन द्वारा। अगर हिंदी में लिखे तो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा। विद्युत अपघटन का मतलब है ना कि जो आपके पास यौगिक है, कंपाउंड यानी अयस्क है, उसका क्या कीजिए, पहले घोल दीजिए, यानी उसको लिक्विड फॉर्म में करके गला के पूरा उसमें क्या कीजिए, लाइट का सप्लाई कर दीजिए, यानी इलेक्ट्रिक फ्लो करा दीजिए। अभी हम लास्ट में बता देंगे कैसे। इलेक्ट्रिक का सप्लाई करा दीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके शुद्ध धातु है ना वो अलग हो जाएगा, और जिसके साथ वो बना है जो आपके लिए अशुद्धि है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, घुलित अवस्था में इसको गला के लाइट का सप्लाई कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन कहते हैं। उसके बाद हमको क्या मिल जाता है, धातु मिल जाएगा, प्योर फॉर्म में क्या मिल जाएगा, मेटल प्राप्त हो जाएगा। तो जो उच्च क्रियाशील धातु है इसमें किसका होगा, तो कैल्शियम का होगा, पोटेशियम का होगा, सोडियम का होगा, मैग्नीशियम का होगा, एल्युमिनियम का होगा। तो आप याद रखना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। और एक बार और ध्यान रखना है कि देखिए, जिस द्रव में इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना उसको कहते हैं हम विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, याद रखिएगा। यानी जो घुलित अवस्था में चीज है ना जिसमें हम लाइट सप्लाई कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको विद्युत अपघट्य कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक।
अब ये तो हो गया कि भाई जो हाई क्रियाशील है उसमें कुछ नहीं करना है, उसको घुलाना है, लाइट का सप्लाई करना है, आपको मिल जाएगा धातु। लेकिन जो मीडियम क्रियाशील है ना, मध्यम क्रियाशील, उसमें आपका आता है जिंक, फेरस, एसएन आ गया, पीबी आ गया। इनका कैसे करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा झोल है, देखिए क्या, इसको हम दो तरह में ये करेंगे, बांटेंगे। इसमें दो तरह के हैं, दो फॉर्मेट ये मिलते हैं। एक होता है आपको कार्बोनेट अयस्क होते हैं, यानी जो कार्बोनेट के फॉर्म होंगे, यानी जिसमें क्या लगा रहेगा, CO3 लगा रहेगा। और एक होता है सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, इसमें एस लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा दोस्त, एस लगा रहेगा। तो ये दो तरह के आते हैं, यानी हाई रिएक्टिव किसी में रहा, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दीजिए, काम खत्म। और ये ज़्यादातर ऑक्सीजन के फॉर्मेट में होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जो आपका मीडियम रिएक्टिव है ना, वो आपका कार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा, यानी कार्बोनेट अयस्क के रूप में रहेगा, चाहे सल्फाइड अयस्क के रूप में रहेगा। अगर वो कार्बोनेट अयस्क के रूप में है तो पता है क्या करेंगे, इसको हम एक प्रोसेस से करते हैं, जिस प्रोसेस का नाम है निस्तापन। क्या नाम है, निस्तापन, जिसको कैल्सिनेशन कहते हैं, कैल्सिनेशन मेथड द्वारा। और अगर सल्फाइड के फॉर्म में है तो इसको हम करते हैं आपका भर्जन मेथड, जिसको रोस्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोस्टिंग। तो देखिए क्या ध्यान रखना है, मीडियम है तो दो तरह देखना। अगर आपका कार्बोनेट अयस्क है तो उसके लिए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे हम, निस्तापन। अगर वो सल्फाइड अयस्क है तो उसके लिए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, रोस्टिंग। अब ये अगर कार्बोनेट अयस्क है तो निस्तापन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, कैल्सिनेशन क्या होता है। देखिए कैल्सिनेशन क्या होता है, इसमें हम पता है क्या करते हैं, इसमें हम एयर या ऑक्सीजन, एयर कहिए चाहे ऑक्सीजन कहिए, दोनों चीज लिखा सकता है। हवा या ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा में गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। देखिए निस्तापन कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, कार्बोनेट अयस्क को एयर या हवा के, मतलब उतना एयर और हवा नहीं दिया जाएगा, और उसको क्या किया जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। वर्जन एक ऐसी आपका प्रोसेस है जिसमें क्या रहेगा, O2 या एयर की उपस्थिति में, किसमें, उपस्थिति में गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। यानी सल्फाइड अयस्क है तो उसमें आपको क्या देना है, आवश्यकता से अधिक क्या होना चाहिए, एयर होना चाहिए। यानी खुले में एयर होना चाहिए चाहे ऑक्सीजन होना चाहिए, दोनों बात एक ही है, दोनों लिखा आ सकता है। उसकी उपस्थिति में आप गर्म कीजिए तो उसको हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को वर्जन कहते हैं, यानी रोस्टिंग कहते हैं। जब हम एयर ना दें यानी ऑक्सीजन ना दें और तब हम कार्बोनेट अयस्क को गर्म कर दें, उसको हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। देखिए क्या होगा, इससे जैसे आप कीजिएगा ना तो इससे आपको मिलेगा, ये होने के बाद पता है क्या मिल जाएगा, धातु का ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, धातु के ऑक्साइड। यानी पहले क्या था इसमें, तो कार्बोनेट था, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब हट चुका रहा था, अब आपको क्या मिल जाएगा, धातु का ऑक्साइड मिल जाएगा। फिर यहाँ से आप कीजिएगा तो आपको फिर यहाँ से क्या मिल जाएगा, धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड मिलेगा। ठीक, अब देखिए दोनों से आपको क्या मिल गया, धातु का ऑक्साइड मिल गया। अब इन दोनों धातु का ऑक्साइड को हटाना है तो धातु का ऑक्साइड में क्या रहेगा, जैसे Zn है तो ZnO आपको मिलेगा, Fe है तो Fe आपको मिल जाएगा, Fe2O3। इस तरह का फॉर्मेट में आपको मिलेगा। तो फिर हमें धातु कब शुद्ध मिलेगा, जब ये ऑक्सीजन हटेगा, क्योंकि धातु का ऑक्साइड यानी साथ में ऑक्सीजन आ गया। अब क्या करना है, ऑक्सीजन को हटाना है, बाकी जो कुछ है सब हट चुका है। अभी हम रिएक्शन करा के दिखा देंगे ये दोनों का, ये हट चुका है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, यानी धातु का ऑक्साइड को, तो एग्जाम में देखिए क्या पूछता है कि जो मीडियम वाले धातु है ना, उनका हम अपचयन कैसे करते हैं, तो इनका मतलब कैसे प्राप्त करते हैं, तो अपचयन करा के। अब इनका हम क्या करा देंगे, यहाँ अपचयन कराएंगे, कार्बन या एल्युमिनियम से अपचयन, अपचयन इन रिडक्शन, अपचयन कराएंगे। क्या कराएंगे दोस्त, अपचयन। देखिए अगर मीडियम रिएक्टिव वाला मेटल है तो वो कार्बोनेट वाला होगा चाहे सल्फाइड होगा। कार्बोनेट होगा तो उसका हम निस्तापन विधि से क्या करते हैं, निस्तापन विधि में क्या होता है कि देखिए निस्तापन, कार्बोनेट है तो CO3 है, ऑलरेडी यहाँ ऑक्सीजन है, तो जब पहले से ही ऑक्सीजन है, आपको ऐसे याद रखना है, पहले से ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन देने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए हम एयर या ऑक्सीजन का अपर्याप्त मात्रा, यानी उतनी मात्रा नहीं देते हैं, उसमें गर्म करते हैं। फिर आपको क्या मिल जाएगा, धातु का ऑक्साइड मिलता है। सल्फाइड में क्या करते हैं, हम भर्जन प्रोसेस अलग करते हैं। भर्जन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा दे देता है, क्योंकि सल्फाइड है तो सल्फाइड में क्या रहेगा, एस लगा रहेगा। आप देखे होंगे ZnS PbS बताए थे, इसमें O नहीं है इसलिए ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तो इसको गर्म करता है। फिर आपको दोनों से क्या मिल जाएगा, धातु का ऑक्साइड। अब दोनों मेथड से धातु का ऑक्साइड मिल गया। अब इस धातु का ऑक्साइड को क्या करना है, हमें ऑक्सीजन हटाना है। तो ऑक्सीजन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कार्बन चाहे एल्युमिनियम सब चयन करा देते हैं। देखिए अगर हम यहाँ से रिडक्शन कराना चाहते हैं ना, मान लीजिए आपको ZnO है, हम ऑक्सीजन को हटाना चाहते हैं, तो हम
ऑक्सीजन को हटाने के लिए जिंक से ऊपर जितने भी ये धातु है ना, किसी से अगर रिएक्शन करा देंगे तो उसको क्या करेगा, जिंक को हटा के देगा, लात मार के अलग कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ खुद क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कैल्शियम का हम रिएक्शन करा दें तो पता क्या बन जाएगा आपको, CO बन जाएगा, जिंक चल जाएगा बाहर। तो यहाँ से भी हमें जिंक मिल सकता है, लेकिन पता है हम किससे करते हैं, तो आपको याद रखना कार्बन से ही कराया जाता है। किससे कराया जाता है, कार्बन से। यानी यहाँ सी की जगह क्या लिख दिया जाएगा, कार्बन, क्योंकि कार्बन यही होता है। देखिए हमने यहाँ नहीं लिखा है, एल्युमिनियम और जिंक के बीच में क्या होता है, आपको कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन। तो ये सब नीचे वाला धातु है, इन्हीं को ना प्राप्त करना है। तो कार्बन से आप रिएक्शन कराइएगा तो इसको हटा के खुद इसके जगह पर क्या चल जाएगा, कार्बन, क्योंकि इनसे अच्छा रिएक्टिव है। अच्छा, हम एल्युमिनियम का भी यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है, पूछता है क्वेश्चन कि जो मध्यम रिएक्टिव धातु है उनका अगर हमें प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, तो कार्बन से अपचयन कराते हैं। क्या करते हैं, कार्बन से अपचयन कराते हैं। आप समझ होंगे, कार्बन से अपचयन करेगा उसके बाद से आपको क्या मिल जाएगा, धातु मिल जाएगा, जैसे हमने यहाँ दिखाया। अब एगो बच गया निम्न अभिक्रिया धातु, उसमें कौन है, तो कॉपर और Hg है। इसको हम ऊपर लिख देते हैं। निम्न अभिक्रिया वाला में कौन है, कॉपर और Hg। देखिए ध्यान में, ये रहता है सल्फाइड के फॉर्म में। किसमें, सल्फाइड के ही फॉर्म में होते हैं। निम्न अभिक्रिया धातु क्या होता है, सल्फाइड के ही फॉर्म में होंगे। आप देखे होंगे CuS होता है, HgS होता है, सिनेबार जिसको कहते हैं, HgS। तो ये पता है जो निम्न अभिक्रिया धातु है ना, इनको 2 बार गर्म कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, धातु मिल जाएगा। यानी एक बार देखिए सल्फाइड है तो आपको भर्जन करना ही पड़ेगा। भर्जन करने के बाद वहाँ आपको इसमें ना अपचयन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर उसको गर्म कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, धातु मिल जाएगा। यानी सल्फाइड का फॉर्म में रहता है, आपको यहाँ क्या कराना है, भर्जन। भर्जन कराइएगा, फिर आपको क्या मिलेगा, धातु का ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड। और फिर इसको गर्म कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, गर्म, तो आपको क्या मिल जाएगा, धातु मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, धातु। तो आप यहाँ एक देख पा रहे हैं एक बात कि अगर मीडियम रिएक्टिव में सल्फाइड के साथ है तब भर्जन कीजिए, ठीक है, धातु का ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको ऑक्सीजन हटाने के लिए ना क्या करना पड़ेगा, आगे कार्बन से अपचयन कराना पड़ेगा। अच्छा है, इस कोई धातु से ऊपर वाला उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु से क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन कराना पड़ेगा। लेकिन जो कॉपर और Hg है इनमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लो रिएक्टिव है। इनको आप एक बार गर्म कीजिएगा तो सल्फाइड, मतलब सल्फाइड के ही फॉर्म में रहेंगे। ये किस फॉर्म में, सल्फाइड के ही साथ आते हैं। तो सल्फाइड है तो भर्जन कर दीजिए, भर्जन कीजिएगा तो धातु का ऑक्साइड मिलेगा जरूर। लेकिन यहाँ आने के बाद ना अगर ये दोनों है तो फिर आपको कार्बन से अपचयन करने की जरूरत नहीं है, इसको खाली फिर गर्म कर दीजिएगा, नहीं धातु का ऑक्साइड को क्या मिल जाता है, धातु मिल जाता है। यही अंतर है मीडियम सल्फाइड वाला में, मीडियम और लो वाला में। तो क्वेश्चन आपको यही पूछता है, निस्तापन क्या है, एयर भर्जन क्या है, रोस्टिंग क्या है, मीडियम को कैसा अलग करता है, कार्बन से आपको अपचयन करा के। ये जो तीनों हैं Ag, Au और Pt, ये क्या होते हैं, फ्री स्टेट में अवेलेबल होते हैं। अब हम एक रिएक्शन करा के सब दिखा देते हैं आपको फटाफट। देखिए तीनों मेथड को समझा देते हैं, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए पहले बताते हैं हाई रिएक्टिव वाले को। तो हाई रिएक्टिव वाला कराना है तो ऐसे एक लिया जाता है डब्बा, ठीक है। इसमें हमने क्या डाल दिया, यहाँ लिक्विड को एकदम खौला के डाल दिया है। जो हाई रिएक्टिव है उसको खौला के डाल दिया। 2 तरह का होता है, एक आपका एनोड होता है, एक कैथोड होता है, आप जानते होंगे। दोनों लाइट से क्या होता है, जुड़े होते हैं, बैटरी से। एक एनोड होता है, एक कैथोड। हमने इस वाले को रॉड को माना एनोड, एनोड यानी पॉजिटिव चार्ज, याद रखिएगा। ये वाले को माने कैथोड, कैथोड यानी नेगेटिव। कैसा, नेगेटिव। ये 2 रॉड है, एक कैथोड एक एनोड। इसमें क्या है, आपको उसी जिस अयस्क को उसको पूरा द्रवित यानी लिक्विड फॉर्म में डाल दिया गया। जैसे लाइट का सप्लाई कीजिएगा तो मान लीजिए नमक आपने NaCl को डाला है, ठीक। तो Na क्या है, धातु है, तो कोई उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा ना, किधर आके जमा हो जाएगा, सब यहाँ जमा हो जाएगा। तो Na सब यहाँ जमा होगा, किस पे, तो एनोड पे। सॉरी गलती हो गया, Na कहाँ जमा होगा, कैथोड पे। क्यों कैथोड पे जमा होगा, कैथोड पे जमा होने का रीजन क्या है, क्योंकि Na के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव किधर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ। तो पूछता है क्वेश्चन कि जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, धातु जो होते हैं वो किस रॉड की तरफ जाके मतलब जमा होते हैं, तो कैथोड पे। रीजन क्या है, क्योंकि धातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये क्लोरीन गैस जाके एनोड पे जमा हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसमें बताते हैं कार्बोनेट और सल्फाइड का। तो कार्बोनेट का अगर हम ZnCO3 लें, ZnCO3, तो इसको क्या कीजिएगा भाई, एयर के उपस्थिति में गर्म करना है, अपर्याप्त मात्रा। मान लीजिए हमने इसको खाली गर्म किया, क्या किया, गर्म, तो ये बनाएगा पता है क्या, जिंक का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो याद रखना है कि कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक। अब जिंक के ऑक्साइड को क्या करना है, तो भाई कार्बन से अपचयन कराना है। तो ये जो जिंक ऑक्साइड है इसको कार्बन से रिएक्ट कराइएगा तो फिर बनेगा आपका जिंक, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इस तरह धातु प्राप्त कर सकते हैं। वर्जन वाला एक बता दें, PbS। मान लीजिए हमने PbS ले लिया,
इसको भी आप गर्म कीजिएगा, लेकिन अभी ऑक्सीजन दे के गर्म करना पड़ेगा। ऑक्सीजन दे के गर्म किया हमने तो क्या मिलेगा हमको, PbO मिल जाएगा, धातु का ऑक्साइड मिल गया। फिर इसको और क्या मिलेगा, अब की बार सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। फिर इस PbO को हम क्या करेंगे, कार्बन से अपचयन करा देंगे तो आपको मिल जाएगा Pb, और CO गैस क्या होगा बाहर। अच्छा, कार्बन से इसलिए करा रहे हैं क्योंकि कार्बन देख रहे हैं इन सबसे क्या हाई रिएक्टिव है। हाई रिएक्टिव है तो आपको इसको पहले वाले वीडियो में बताया था, ऑक्सीजन को हटा के खून उनके जगह पर आ जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा उसको हटा के। तो देख रहे हैं ये हमको क्या मिल गया, धातु मिल गया। ये प्रोसेस है, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।